अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ पे अपना लेक्चर एंड किया था वो हम पीपीसी के ऊपर थे, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है वो कर्व, ये वाला कॉन्सेप्ट हम या ये वाली थ्योरी जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम हम ज़्यादा लगा लेंगे। ये थ्योरी क्या कहती है? पीपीसी की थ्योरी कहती है कि दो चीज़ें अगर किसी के पास भी हो, इकोनॉमी की बात कर लें, इवन एक बिजनेसमैन की बात कर लें, एक आम इंसान की बात कर लें, उसके पास हमेशा वसाइल जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज होती हैं। तो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अगर उसके पास दो चीज़ें बनानी हों तो दो चीज़ों को बनाने के लिए उसके पास डिफरेंट कम्बिनेशंस बन जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ एक है गुड ए और एक है गुड बी। इसको अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ भी हो सकता है, कैपिटल, कंज्यूमर गुड हो सकती हैं, कोई भी एग्रीकल्चर गुड कह लो के और इंडस्ट्रियल गुड कह लो, कुछ भी हो सकता है। हम कहते हैं कि अगर दो गुड्स बनाने का ऑप्शन है और हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इन लिमिटेड या स्कार्स रिसोर्सेज को अगर हम 100% एफिशिएंटली यूज़ करें तो हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशंस बनते हैं। उन कम्बिनेशंस के तहत कुछ कम्बिनेशंस ऐसे होंगे जिसमें हम गुड ए ज़्यादा बना रहे होंगे, गुड बी कम बना रहे होंगे। कुछ ऐसे कम्बिनेशंस होंगे जहाँ पे गुड बी ज़्यादा बन रही होगी, गुड ए कम बन रही होगी। ऐसे भी एक्सट्रीम कम्बिनेशंस होंगे जहाँ पे सिर्फ गुड ए ही बन रही होगी और यहाँ पे या तो फिर गुड बी बन रही होगी। तो हमने कल भी देखा था कि डिफरेंट जो है वो कम्बिनेशंस या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बन रही होती हैं, जिसके ऊपर जो है वो आप जो है वो दोनों गुड्स को बना सकते हो। और हमने ये भी पढ़ा था कि आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। अगर आपको गुड ए ज़्यादा बनानी है तो उसके लिए आपको गुड बी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अगर गुड बी ज़्यादा बनानी है तो उसके लिए गुड ए की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसको हमने ट्रेड ऑफ कहा था। और आपको बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। इन सारे पॉइंट्स में से जो आपको लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन है उस पर आप चले जाओगे। और अगर हम इसको कहें तो ये जो कर्व आपको नज़र आ रही है, ये जो कनकेव है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इस कर्व को हमने नाम दिया था पीपीसी या पीपीएफ। ये कर्व डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ या डिफरेंट कम्बिनेशंस दिखा रही होती है दो गुड्स के दरमियान में। अच्छा, अब यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। इससे रिलेटेड हमने कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े थे। अगर आप इस कर्व पे चल रहे हो, इस कर्व पे किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे अलोंग द कर्व, तो इसका मतलब है आप एफिशिएंट हो, आप एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हो, आप प्रॉपरली यूज कर रहे हो, प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो अपनी रिसोर्सेज को इस कर्व के ऊपर रहते हुए। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे पॉइंट हो, यानी आपकी जो एबिलिटी है, अगर आप 100% रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो या आप एफिशिएंटली चलो तो आप यहाँ तक जा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे कहीं पे खड़े हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे खड़े होने का मतलब है कि आप ये वाली जो गुड ए है वो इतनी बना रहे हो और ये वाली जो गुड बी है वो इतनी बना रहे हो। ये पॉइंट शो करता है कि आपने अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया। अगर आप अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करते, सही तरीके से यूज़ करते, तो गुड ए आप जो है वो यहाँ तक बनाते और गुड बी यहाँ तक लेके जा सकते थे। और इतनी गुड बी आपने सेक्रीफाई की है, या अगर गुड बी इतनी रखनी थी तो गुड ए आप यहाँ तक लेके जा सकते थे। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी गुड ए सेक्रीफाई की है, यानी कि आप जो मैक्सिमम अटेनेबल टारगेट है उसको अटेन नहीं कर रहे, आप कहीं अपने जो है ना कैलिबर से नीचे काम कर रहे हो। तो ये जो पॉइंट है इस कर्व के अंदर अगर आप कहीं पे खड़े हो तो ये आपकी इनएफिशिएंसी को दिखा रहा है, आपकी नालायकी को दिखा रहा है। अगर आप लायक होते तो आप या तो यहाँ पे खड़े होते या आप यहाँ पे खड़े होते, अगर अपनी रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करते। तो ये इनएफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। फिर हमने कहा यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हो और कोई इकोनॉमी उसको अचीव करना चाहिए, यहाँ का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप चाह रहे हो कि आप गुड ए इतनी बनाना चाह रहे हो और गुड बी इतनी बनाना चाह रहे हो। ये आपकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में रहते हुए अचीवेबल नहीं है। तो इस पॉइंट को हमने कहा था कि ये आपके स्कार्सिटी या लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो कर रहा होता है कि इसको आप अचीव नहीं कर सकते। तो हमने ये डिफरेंट कल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे।
आज इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस पॉइंट को एक तरीके से अचीव किया जा सकता है। वो तरीक़ेकार ये है कि अगर कभी इस पीपीसी की कर्व में शिफ्ट आ जाए और शिफ्ट आने की वजह से आपकी नई पीपीसी की कर्व कुछ इस तरह से चली जाए, इस साइड पे चली जाए, तो इस तरह आप इस पॉइंट को अचीव कर सकते हो। ये पीपीसी की कर्व में आउटवर्ड शिफ्ट आने को हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि पीपीसी की कर्व में आउटवर्ड शिफ्ट आना। देखिए, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही, आप पहले अपने रिसोर्सेज के साथ कहीं यहाँ पे फिर रहे थे, अब आपके पास रिसोर्सेज बढ़ गई तो आपकी जो नई पीपीसी की कर्व बनी वो ये बनी, जिससे आप बाहर वाले भी पॉइंट्स को अचीव कर सकते हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? आउटवर्ड शिफ्ट आना पीपीसी कर्व में इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। अच्छा, इनवर्ट शिफ्ट भी आ सकता है। इनवर्ट शिफ्ट आना जो है ये इकोनॉमिक डिक्लाइन कहलाता है। ठीक है, इसमें पीपीसी कर्व जो होती है इसमें इनवर्ट शिफ्ट आ जाता है। देखिए, आउटवर्ड शिफ्ट आने का मतलब यह है कि आपकी रिसोर्सेज बढ़ी हैं, आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है। इनवर्ट शिफ्ट आने का मतलब यह है कि आपकी रिसोर्सेज कम हुई है, आपकी टेक्नोलॉजी कम हुई। तो ये एक आप कह लें कि थोड़ा सा गो थ्रू दे दिया हमने, जो कल हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, और मैंने आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया। अब चलते हैं दोबारा जहाँ पे कल हमने इसको छोड़ा था। हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कल डिस्कस कर रहे थे। ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट देखा था, चॉइसेस का, एफिशिएंसी का, इनएफिशिएंसी का। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली आपकी पीपीसी कर्व में आउटवर्ड शिफ्ट आने को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ किस किस वजह से आ सकती है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिकली मतलब ये है कि आपकी रिसोर्सेज बढ़ गई हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर आपके पास जो दस्तियाब रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गई हैं, वो बढ़ कैसे सकती हैं? कोई नई चीज़ आपने इन्वेंट कर दी, इन्वेशन ले आए आप अपने काम में, डिस्कवरी कोई नई हुई है आपके रिसोर्सेज की, उसकी वजह से इसमें शिफ्ट आ सकता है। या इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर। अगर आपकी जो लेबर फोर्स है वो बेहतर हो गई है, उसकी आपने ट्रेनिंग करवा ली है, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है, बाहर से लोग आप मंगवा रहे हो, वो लोग आपके पास काम कर रहे हैं, जैसे यूएई वगैरह में बाहर से लेबर मंगवा के उनसे काम करवाया जाता है, उससे भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आप अपने लेबर को जो है वो ट्रेनिंग दे के उनकी क्वालिटी बेहतर कर रहे हो, तो उससे भी वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसकी वजह से भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। इंक्रीज इन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अगर आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आपके पास नया प्लांट आ गया है, नया प्लांट पहले से ज़्यादा चीज़ें बना रहा है, तो उसका मतलब है अब आप अपने उस लिमिटेड रिसोर्सेज से ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो, तो इसकी वजह से भी शिफ्ट आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक ग्रोथ का। चले, अच्छा, अब याद रखिएगा ये जो पीपीसी की थ्योरी है इसमें एक चीज़ आप गौर करें, तो आपको कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ अगर बन रही हैं, आपकी बुक में भी ये टेबल होगा आपके पास, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं ABCDE, और इसमें हम कैपिटल गुड भी बना सकते हैं, कंज्यूमर गुड भी बना सकते हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी A में हम क्या कह रहे थे कि आप कैपिटल गुड जो है वो 0 बनाएं और कंज्यूमर गुड जो है वो 100 बनाएं। पॉसिबिलिटी बी में हम कह रहे थे कि अगर कैपिटल गुड 1 बनानी है तो फिर कंज्यूमर गुड को आपको सेक्रीफाई करके 90 बनाने पड़ेंगे। अगर सी कॉम्बिनेशन पे जाते हैं और एक एक्स्ट्रा कैपिटल गुड बनानी है, 1 से 2 कैपिटल गुड बनानी है, तो फिर आपके ये 70 रह जाएंगे। अगर आप डी पे जाते हो, एक एक्स्ट्रा गुड बनानी है कैपिटल, तो फिर आपके ये 40 रह जाएंगे। और अगर आप ई पे जाते हो, यानी कि ये 4 बनाना चाहते हो, तो वो फिर आप कोई भी नहीं बना सकोगे। तो हमने कल भी सीखा था कि हर अगले स्विच पे जब आप कंज्यूमर गुड्स से कहानी स्टार्ट करते हो, देखो पॉसिबिलिटी ए में क्या है कि आप 100 कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो और 0 कैपिटल गुड बना रहे हो, तो आप सारे रिसोर्सेज इधर यूज़ कर रहे हो। अब अगर आप अपने रिसोर्सेज को यहाँ से उठा के यहाँ पे स्विच करवा रहे हो और 1 यूनिट कैपिटल गुड का बनाना चाहते हो, तो आपको अपनी कंज्यूमर गुड को सेक्रीफाई करना होगा। आपके सिर्फ ये 90 बनेंगे। अच्छा, ये कितनी सेक्रीफाई की है? अब कितने बन रहे हैं? 90। पहले कितने बन रहे थे? 100। तो आपने बेसिकली जो है वो -10 की कुर्बानी दी है।
ये जो -10 की कुर्बानी दी है ना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप ये अचीव कर सकते थे, ये 100 बना सकते थे, लेकिन आपने ये बनाना प्रेफर किया जिसकी वजह से आपके ये 10 जो है वो माइनस में चले गए। अच्छा, फिर अगर आप ऑप्शन सी पे जाते हो और आप 2 कैपिटल गुड बनाना चाहते हो, 1 से बढ़ा के 2 पे लेके जाना चाहते हो, तो आप मतलब 2 - 1 का मतलब है आप एक एक्स्ट्रा बनाना चाह रहे हो। इस एक एक्स्ट्रा बनाने से क्या होगा, 70 - 90, तो ये 70 - 90 का मतलब यह है कि -20 का जो है ना वो आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई है। फिर अगर आप ये 3 बनाना चाह रहे हो, एक एक्स्ट्रा कैपिटल गुड बनाना चाह रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, 40 - 70 यानी कि -30 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चाहिए। और लास्ट स्टेज पे अगर आप ये 4 बनाना चाहते हो तो 0 - 40 यानी कि आपको -40 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चाहिए। तो आप देखोगे हर अगले स्विच के ऊपर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है। पहले -10 थी, फिर -20, फिर -30 और -40। पीपीसी कर्व का ये एक फीचर है या उसका करैक्टर है कि आपको इसमें हर अगले पॉइंट पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये क्यों होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाय कंटिन्यूअस स्विचिंग ऑफ रिसोर्सेज। जैसे जैसे आप अपनी रिसोर्सेज को स्विच करते हो, तो चैप्टर नंबर 4 को याद करो, उसमें एक बात हुई थी कि आप जैसे जैसे किसी चीज़ के नंबर ऑफ यूनिट्स लॉन्ग रन में बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की तरफ जा रहे होते हो। आपको रिसोर्सेज ज़्यादा लगानी पड़ती हैं और आपको रिटर्न कम मिल रहा होता है। अच्छा, अब खैर इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन आगे चल के करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बढ़ रही है इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का एक फार्मूला बताया गया है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अच्छा, यहाँ पे हम इसको y रखेंगे और इसको x रखेंगे। याद रखना, ये ऐसे नहीं होगा कि मैंने कोई आपको रट्टा बता दिया है कि इस साइड वाला हमेशा y होगा, इस साइड वाला हमेशा x होगा। नहीं, मैं ऊपर वाले पोर्शन में जो रखना चाह रहा हूँ ना, मैं वो रखना चाह रहा हूँ जो स्टार्ट में कोई वैल्यू में था, और दूसरा x वाला मैं नीचे रखना चाह रहा हूँ जो स्टार्ट में 0 था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख रहे हैं ना कि इसको बनाने के लिए इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, तो जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है उसको मैं ऊपर रखूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं सी पॉइंट के ऊपर देखना चाहता हूँ कि कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई है जब मैंने अपनी रिसोर्सेज को बी से सी पे लेके गया। तो बी से सी पे आने के लिए ये 70, ये देखे ना, y2 क्या है यहाँ पे, ये y2 है और ये y1 है। 70 - 90 ओवर x2 क्या है, ये x2 है और ये x1 है। 2 - 1, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नज़र आ रही है वो आ रही है -20 की। माइनस इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपकी इतने यूनिट आपको सेक्रीफाई करने पड़े। ठीक है, तो ये इसका एक फार्मूला है। अब याद रखिएगा, एक और मैं आपको बात बताता हूँ। ये जो फॉर्मूला है आपको, ये एक स्विच का सही आंसर देगा। और अगर आप एक एक स्विच करके चलोगे ना, तो ये एग्जैक्टली यही आंसर देगा जो ये मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए थे। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कितना आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ी है। अगर आप 90 से 70 पे आए हो, 70 से 40 पे या 40 से 0 पे आए, तो आपको वैसे भी नज़र आ रहा होता है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि आई कैप जो है आपसे मल्टीपल स्विचेस करवा लेता है। कहते हैं आप से के बी पॉइंट पे हो और आप अपनी रिसोर्सेज को स्विच करके ई पॉइंट पे लेके आना चाहते हो, तो बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। अब ज़रा यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। बी से ई पे आए, इसका मतलब लगातार आपने स्विचेस किए। तो ज़रा देखें, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा बी पॉइंट पे आप 90 बना रहे थे और ई पॉइंट पे आप 0 बना रहे हो, तो आपको पता होगा कि आपकी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने की आई है। भाई आपने 90 सेक्रीफाई किए हैं। लेकिन जब आप इस फार्मूला को फॉलो करते हो तो ज़रा देखना क्या होता है। यहाँ पे ये है y2, ये है y1, ये है x1 और ये है x2। तो ज़रा मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 0 - 90, 4 - 1। तो ज़रा इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये ऊपर आ गया -90 ओवर 3। तो ये आपके पास आ रहा है -30 आंसर। जबकि अगर मैं देखता हूँ कि मेरे से एग्जामिनर ये पूछ रहा हो कि अगर आप बी से ई पे आते हो रिसोर्सेज को स्विच करते हुए, तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। ये तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नज़र आ रही है कि मैं बी पे 90 बना रहा था, अब 0 बना रहा हूँ, तो ये -90 होनी चाहिए। लेकिन इस फार्मूला में मैं देखता हूँ तो ये -30 आती है।
तो याद रखिएगा ये फार्मूला आपको एक स्विच के लिए सही आंसर देगा, मल्टीपल स्विचेस में ये आपको एवरेज आंसर दे रहा है। ये आपको बता रहा है कि एवरेज हर स्विच पे आपके -30 लगे हैं और आपने टोटल 3 स्विचेस किए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो फिर एक्चुअल आंसर आएगा आपका। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर मल्टीपल स्विचेस करवा के ये पूछता है कि एवरेज हर स्विच पे कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, तो ये फार्मूला बिल्कुल आपको सही आंसर देगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि भाई टोटल कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई है बी से सी पे आते हुए, वो कोई भी स्विच हो सकता था, बी से डी पे भी कर सकता था, मतलब एक से ज़्यादा स्विच हो सकते थे, तो फिर ये आपको एवरेज बता रहा है, इसको मल्टीप्लाई बाय स्विचेस करोगे तो आंसर आएगा। अच्छा, आसान सा ट्रिक है वैसे इसका कि भाई अगर ये एक एक से इंक्रीज होता जा रहा है ना, तो चुप करके देख लो कि कितने यूनिट्स कम हुए हैं, उतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, क्योंकि नीचे आप इसको अगर डिफरेंस करोगे x2 - x1 करोगे, तो अगर एक स्विच है तो आपको पता लग जाएगा कि -1 ही आना है, सॉरी 1 ही आना है नीचे, तो ऊपर जो है वो मेन वो आपका माइनस में जो फिगर आ रही होगी वही आपकी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। चलें, दोबारा जब क्लासेस रिज्यूम होंगी तब हम इसके ऊपर अगेन डिस्कशन भी कर लेंगे। अभी के लिए इसको आप यहाँ से देखिएगा, होप्स हो के समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो PPF या PPC जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, इसको मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं इसको, ये याद रखिएगा। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसको मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। वही सारा टेबल है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि MROPT यानी मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को लिखते कैसे हैं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही शो कर रहा होता है। ये वाला तो वही, हाँ, आपके बुक में भी टेबल बना हुआ है, पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी आ रही है, ये कैपिटल गुड, ये कंज्यूमर गुड। अगर हम ए पॉसिबिलिटी की बात करें तो 0 कैपिटल गुड बन रही है, 100 कंज्यूमर गुड बन रही है, तो यहाँ पे तो MROPT आई नहीं है कि आपने मार्जिनल का मतलब है एडिशनल रेट ऑफ प्रोडक्ट को ट्रांसफर का एडिशनल रेट जो है वो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म क्या है इसका ट्रांजिशन के, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये तो पहले स्टेज पे आ ही नहीं ना रहा, क्योंकि आपके ये 0 बना रहे हो और ये 100 बना रहे हो, तो पहले तो 0 है। अगर आप कोई एक इसमें से स्विच करते हो रिसोर्सेज को ये एक यूनिट बनाने के लिए, तो अब MROPT कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा कि देखो 100 से 90 पे आ गए हो, यानी 10 ये आपको देने पड़े हैं तब जाके आपका एक यूनिट बना है, तो इसको हम 10/1 लिखते हैं। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ से यहाँ पे आते हो तो इसका मतलब है अब आपका ये 70 बन रहा है, तो 70 पे आप पहुँचे हो 90 से, तो आप लिखोगे 20 यूनिट की कुर्बानी देनी पड़ी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए। यहाँ से यहाँ पे आते हो तो 30 यूनिट की कुर्बानी देनी पड़ी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए, और यहाँ से यहाँ पे आते हो तो 40 यूनिट की कुर्बानी देनी पड़ी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं MROPT को। ठीक है, तो ये हमारा PPC के मोस्टली कॉन्सेप्ट हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें रहता है, नहीं, इसके बाद हमारे पास अजम्पशन का कॉन्सेप्ट भी रहता है। चलें, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि इस PPC कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं या इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी खासियत क्या होती है। ये जो हमने पूरी थ्योरी पढ़ी है इसमें क्या ख़ास बात है, ये जो कर्व हम बना रहे हैं उसके कर्व में क्या अहम बात है, उसका करैक्टर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ये कर्व जो होती है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है। PPC ऐसी बन रही होती है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लेफ़्ट टू राइट होती है, इधर से चलेगी और राइट की तरफ नीचे को आ रही होगी। अच्छा, इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये है कि ट्रेड ऑफ की वजह से ये ऐसे बन रही है। जब आपके पास 2 गुड्स हों और आपके पास लिमिटेड वसाइल हों तो आपको ट्रेड ऑफ करनी पड़ती है, तो ट्रेड ऑफ की वजह से ये लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रही है। फिर इसको अगर देखा जाए तो इसकी खूबी ये कि ये कनकेव टू दी ओरिजिन है, ये इसका ओरिजिन है। इस पॉइंट से आप देखोगे तो ये आपको कनकेव नज़र आएगी। ठीक है, ये कनकेव क्यों है? तो इसके पीछे 2 रीजंस हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ये सेम वही क्वेश्चन है जो भी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हर स्विच पे इंक्रीज क्यों हो रही है, तो उसकी रीजंस भी ये दोनों ही हैं।
तो आई कैप चाहे आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज क्यों हो रही है या ये कनकेव टू रीजन क्यों है, ये दोनों का आंसर ये 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, वो कहता है कि कनकेव टू रीजन का मतलब क्या है कि ये दिखा रही होती है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमेशा इंक्रीज हो रही होती है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है पीपीसी में। तो इसके पीछे रीजंस क्या है? नंबर 1, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। विद इंक्रीज इन एफओपी वी हैव डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्ट के आप चैप्टर नंबर 4 याद करना, यहाँ पे बुक खोल के चैप्टर नंबर 4 में जाना और वहाँ पे ये पढ़ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न का क्या मतलब होता था कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपका कम होना शुरू हो जाता था। आप एक ऐसे स्टेज पे चले जाते थे जब आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते जा रहे हो तो आपको उसमें से रिटर्न कम मिलना शुरू हो जाता है। तो यही रीज़न है कि हर अगले स्टेज पे आपको ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो डालनी पड़ती हैं, तब आपको जो है वो रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं जो आप चाह रहे होते हो। तो अब कैपिटल गुड 1 से 2 पे लेके जानी है, यानी एक एक्स्ट्रा कैपिटल गुड बनानी है, तो उस एक एक्स्ट्रा कैपिटल गुड को बनाने के लिए आपको पहले से ज़्यादा रिसोर्सेज डालनी पड़ेंगी क्योंकि आपका एमपी कम आना शुरू हो जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एक रीज़न है इसकी कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही होती है, या आप ये भी कह सकते हो कि यही रीज़न है इसकी कि ये कनकेव टू रीजन होती है। अच्छा, एक दूसरी रीज़न है कि नॉन कंपैटिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर बोथ गुड। आप सोचो कि एक कंट्री है वो पहले कंज्यूमर गुड बना रहा था, अभी जो हमने पीछे टेबल देखा है उसी की बात कर लेते हैं। एक कंट्री है जो पहले सारी की सारी रिसोर्सेज जो हैं वो अपनी कंज्यूमर गुड के ऊपर लगा रहा था, वो 100 कंज्यूमर गुड्स बना रहा था और 0 कैपिटल गुड बना रहा था। यानी पॉसिबिलिटी एक ही बात करते हैं, अगर एक इकॉनमी जो है वो सारे के सारे रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड पे लगा रही है, कंज्यूमर गुड से मुराद ये है कोई खाने पीने की चीज़ बना रही होगी। से हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करते हैं, से एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इसके पास लिमिटेड वसाइल हैं। तो लिमिटेड वसाइल के साथ अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सोचे कि हमने सारी कंज्यूमर गुड बनानी है, हमने सारे रिसोर्सेज मेडिसिन पे लगा देनी है, आटा बनाने पे लगा देनी है, बिजली बनाने पे लगा दें, इन चीज़ों पे लगा देनी है, तो वो अपने सारे रिसोर्सेज जो है वो इनके ऊपर लगा रही है। हमको एक चूज़ कर लेते हैं, हम कहते हैं वो सारे रिसोर्सेज अपनी आटा बनाने पे लगा रही है। तो आटा बनाने पे जब वो लगा रही है तो 100 यूनिट्स बना रही हैं आटे के, अभी तक कैपिटल गुड कुछ भी नहीं बन रहा। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि नहीं हमने एक डैम भी बनाना है, यानी एक कैपिटल गुड बनानी है, तो अब वो क्या करेंगे? उनकी रिसोर्सेज सारी तो लग रही थी कंज्यूमर गुड के ऊपर, आटा बनाने के ऊपर, अब वो कह रहे हैं हमने डैम बनाना है। अच्छा, वो क्या करेंगे? जो आटे वाली मशीनरी है उससे क्या डैम की कोई चीज़ बन सकती है? जो आटा बना रहा था लेबर, क्या वो डैम बना सकता है? जहाँ पे पहले आटा बन रहा था क्या वो लैंड अब डैम के लिए यूज़ हो सकती है? पहले जो एंटरप्रेन्योर आटा बना रहे थे अब वो क्या डैम बना सकते हैं? तो सबसे पहले तो वो कहेंगे कि भाई वो लोग ढूंढेंगे जिनको डैम बनाना आता होगा, वो प्लांट वगैरह ढूंढेंगे जो डैम में कहीं भी यूज़ हो सकता है, वो लैंड ढूंढेंगे जहाँ पे डैम बनाया जा सकता है, वो एंटरप्रेन्योर ढूंढेंगे जो डैम बना सकेंगे। तो सबसे पहला जब आप स्विच करते हो यहाँ से यहाँ पे, तो आपकी जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो रिसोर्सेज हैं जो यहाँ पे शिफ्ट की जा सकती हैं, आप उनको शिफ्ट कर देते हो। तो आप देखते हो इसकी वजह से आपको 10 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। अब एक डैम बनने लग गया, गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं भाई एक और डैम बनाना है, 2 डैम होने चाहिए, तो एक डैम मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं। अब आप अपनी बेस्ट रिसोर्सेज को पहले स्विच कर चुके हो, अब जो रिमेनिंग रिसोर्सेज थी उनसे आप 90 यूनिट्स आटे के बना रहे थे, आपने सोचा नहीं एक और डैम बनाना है, तो अब आपको मज़ीद लोग ढूंढने पड़ेंगे जो डैम बना सकें। वो ज़ाहिर सी बात है पहले से कम ही होंगे, तो जो अब डैम बनाने के लिए लोग आएंगे वो आपको ज़्यादा चाहिए होंगे। माहिर वाले जो लोग थे जिनको आपको लगता था कि डैम में कहीं यूज़फुल हो सकते हैं, वो आपने पहले स्विच करवा लिए। अगले स्विच पे आपको ज़्यादा लोग इधर स्विच करने पड़े होंगे, ज़्यादा लैंड स्विच करनी पड़ी होगी, ज़्यादा कैपिटल स्विच करना पड़ा होगा, अब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज़्यादा देनी पड़ी है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट का एक और डैम बनाएंगे। अब देखिए आपकी सारी रिसोर्सेज की पहले छांटी हो चुकी थी, आप वहाँ से जितने लोग डैम बनाने की तरफ ला सकते थे, जितनी रिसोर्सेज डैम बनाने की तरफ ला सकते थे, वो आप ला चुके हो। अब अगर आपने डैम बनाना है तो यहाँ से बहुत सारी रिसोर्सेज इधर लानी पड़ेंगी, ठीक है। वो लोग जो आटा बना रहे हैं वो बहुत सारे लाने पड़ेंगे, तब वो डैम बनाने के काबिल होंगे। तो अगले स्विच पे मजीद आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती नजर आएगी, और उससे अगले स्विच पे मजीद। तो आपकी जो रिसोर्सेज कंपैटिबल हैं कंज्यूमर गुड बनाने के, उनके पास सलाहियत थी कि वो कंज्यूमर गुड बना सकते थे। आप जब उनको कैपिटल गुड पे लेके आते हो तो वो कंपैटिबल ही नहीं होते, वो उस बनाने के आयल ही नहीं होते, तो वो ज़्यादा आपके लग रहे होते हैं, आपका वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक रीज़न होती है। तो नॉन कंपैटिबिलिटी की वजह से भी रिसोर्सेज की आप देखते हो कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो
इसकी करने के लिए आपको ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ रही है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही होती है। ठीक है, तो ये हमने इसके दोनों प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं। अच्छा, अब लास्ट इसका पॉइंट है अजम्पशंस। पीपीसी की अजम्पशंस देख लेते हैं। हमने इकोनॉमिक्स में देखा कि जब भी कोई थ्योरी पढ़ी, जब भी कोई लॉ पढ़ा, तो वो कहीं ना कहीं अजम्पशन के साथ ही होता है। तो इसकी अजम्पशंस भी देख लेते हैं। अजम्पशन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप पीपीसी कर्व में ये ज्यूम करके चलते हो कि पीपीसी कर्व के ऊपर रहते हुए आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ अज्यूम दैट रिसोर्सेज आर यूज एफिशिएंटली। आप अपनी 100% यूटिलाइजेशन कर रहे हो रिसोर्सेज की, तो तब आप यहाँ तक पहुँच रहे हो। एक्चुअल में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचो किसी कंट्री की सारी लैंड फुली यूटिलाइज हो रही हो, सारे का सारा लेबर फुली यूटिलाइज हो रहा हो, सारे का सारा कैपिटल, प्लांट, मशीनरी, सारे के सारे एंटरप्रेन्योर 100% यूटिलाइज हो रहे हो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ अज्यूम ही किया जा सकता है। तो पहली अजम्पशन तो ये है कि इसमें हम एक अज्यूम करके चलते हैं बात कि हमारी सारी रिसोर्सेज जो हैं वो एफिशिएंटली अपने 100% कैलिबर के ऊपर इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरी अजम्पशन ये है कि हमारी रिसोर्सेज सारी की सारी एम्प्लॉयड हैं, हम अपनी सारी की सारी रिसोर्सेज से काम ले रहे हैं। देखिए, दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों मिलते जुलते पॉइंट्स हैं, इनको ज़रा क्लियर करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? क्या आपके लैंड लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, ये सारे काम में लगे हुए हैं, ये सारे फुली एम्प्लॉयड हैं। ये एक बात है। फुली एम्प्लॉयड होने के बाद ये सारे के सारे अपना 100% दे रहे हैं, ये एफिशिएंटली को जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ये सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि हमारे सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काम में लगे हुए हैं, और पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि वो 100% अपनी एफर्ट्स भी कर रहे हैं, 100% सही तरीके से काम भी कर रहे हैं, सही तरीके से यूटिलाइज भी हो रहे हैं। ये दोनों काम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है इनपुट रिसोर्सेज आर फिक्स। हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं। ठीक है, इट इज़ अज्यूम दैट गिवन रिसोर्सेज आर फिक्स एंड चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी इज़ नॉट पॉसिबल। हम अज्यूम करके इस थ्योरी में चलते हैं कि भाई हमारे पास जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे फिक्स हैं। हमारी लैंड फिक्स है, लेबर फिक्स है, कैपिटल फिक्स है, एंटरप्रेन्योर फिक्स है। बाकी को छोड़ दे, लेबर की बात करें तो लेबर तो आपके लोग होते हैं, तो लोग तो बढ़ते रहते हैं, तो ये थ्योरी तो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो सकती। इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स है। टू गुड मॉडल, ये मॉडल जो पीपीसी का है ये सिर्फ वहाँ पे ही लागू होता है जहाँ पे सिर्फ आप दो चीज़ें बना रहे होते हो। ठीक है, तीन चीज़ें बनाने के लिए ये मॉडल काम में नहीं आएगा आपके। तो ये भी अज्यूम करते हैं कि ये सिर्फ टू गुड मॉडल है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही गुड हैं जिनमें हमने पॉसिबिलिटीज़ को देखना है। कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर हम ये भी अज्यूम करते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी भी कॉन्स्टेंट रहेगी, उसमें भी चेंज नहीं आना चाहिए, तभी ये कर्व काम करती है जैसे हमने पढ़ा है। अदरवाइज अगर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती रही तो फिर तो ये कम्बिनेशंस चेंज होते रहेंगे, तो फिर ये कर्व ऐसे बनेगी भी नहीं। तो अगर ये कर्व ऐसे बन रही है, ठीक है, कनकेव टू ओरिजिन, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये शो कर रही है कि हर अगले स्विच पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, जितना भी हमने पढ़ा है, ये सारा तभी पॉसिबल है जब हम ये सारी अजम्पशंस को लेके चलते हैं। हमें ये सारी चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती हैं, तभी ये काम करता है। चलें, हमारे पीपीसी या पीपीएफ वाला कॉन्सेप्ट जो है ये कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पीपीसी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना भी आ रही हो तो उसको दोबारा एक दफ़ा ना आपने पीछे करके वीडियो देखनी। ये नहीं करना कि बस ऐसे ही खाना पूरी के लिए आप वीडियो सुन रहे हो, उसके बाद आप कहोगे नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, तो उसको बार बार सुनिएगा जब तक आपका ये क्लियर नहीं होता। स्टिल अगर कोई मसला रहता है तो फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। चलें, अगले टॉपिक पे आते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 में ना गुड्स के ऊपर बात की हुई है। वहाँ पे मैंने आपको जब गिफन गुड के बारे में बताया था, तो तब हमने नॉर्मल गुड, गिफन गुड और इन्फीरियर गुड, इन तीनों के ऊपर बात कर ली थी। सो आपको कुछ आइडिया तो है कि गुड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो आज हम उन टाइप्स को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो गुड्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये टाइप्स बनाई जाती हैं डिफरेंट बेसिस के ऊपर। तो 3 बेसिस रखते हैं कि गुड्स की टाइप्स बनाएंगे इन 3 बेसिस को मद्देनज़र रखते हुए। सबसे पहली बेस है ड्यूरेबिलिटी, कितनी देर पर गुड होती है, उसकी बुनियाद के ऊपर हम कैटेगराइज करेंगे गुड्स को। फिर हम कंज्यूमर की इनकम की बेसिस के ऊपर देखेंगे कि गुड्स की कितनी टाइप्स बन सकती हैं। फिर हम कंजम्पशन की बेसिस पे देखेंगे कि गुड की कितनी टाइप्स बन सकती हैं। देखिए, गुड की टाइप्स हैं और डिफरेंट बेसिस हैं।
जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनकी अगर हमने टाइप्स बनानी है, उनको कैटेगराइज करना हो, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनानी हो, तो उस बेसिस बनेंगे। फॉर एग्जांपल जेंडर की बेस के ऊपर हम बच्चों को कैटेगराइज कर सकते हैं कि इतनी फीमेल्स हैं, इतने मेल्स हैं। तो ये कैटेगरीज जो बनी हैं, ये बनी है जेंडर की बेस के ऊपर। अच्छा, फिर हम मार्क्स की बेस के ऊपर कर सकते हैं कि किस बच्चे के मार्क्स इससे ज़्यादा थे, किसके कम थे, उसकी बेसिस के ऊपर भी बच्चे वही हैं, लेकिन उनकी कैटेगरीज चेंज होती जा रही हैं। क्यों चेंज होती जा रही हैं? बेसिस की वजह से। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि ये इनका बैकग्राउंड क्या है, किस सिटी से हैं ये, उसकी बेसिस के ऊपर जो हम उसकी कैटेगरीज कर सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज जो होती हैं, इनके पीछे कोई ना कोई बेस होती है। तो हमने 3 बेसिस बना ली कि कोई भी गुड या सर्विस है, उनको इन 3 बेसिस के ऊपर हम कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहली बेस है ड्यूरेबिलिटी। तो अगर ड्यूरेबिलिटी को बुनियाद रखा जाए तो हम देखते हैं कि आपके पास जितनी भी गुड्स हैं वो 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती हैं। याद रखिएगा, ड्यूरेबिलिटी बेस बना के हम कैटेगरीज बना रहे हैं, गुड की टाइप्स बना रहे हैं गुड्स की। तो ड्यूरेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर आपके पास जो गुड्स आती हैं वो 3 तरह की होती हैं। नंबर 1, एक गुड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ये गुड्स वो होती हैं जो लंबे अरसे तक चल सकती हैं। एग्जाम्पल, आपकी कार, फर्नीचर, गेट, ठीक है, आपके घर में जो सोफ़ा है, यहाँ पे जो टेबल है, ये एसी, ये वाइट बोर्ड, ये सारी ड्यूरेबल गुड्स हैं, ये सालों साल चलेंगे। ठीक है, ऐसी गुड्स जिनको आप साथ साथ इस्तेमाल भी कर रहे हो और वो लंबे अरसे तक आपके इस्तेमाल में हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स हैं। फिर एक कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये जब आप इस्तेमाल करते हो ना, तो ये ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल होने के काबिल नहीं होती, ये ख़त्म होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल, टिश्यू पेपर, सोप, परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनकी यूज़फुल लाइफ बहुत कम होती है, इनकी यूज़फुल लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। इसको आप इस्तेमाल करते रहो, ये चीज़ जो है वो आपके साथ रहेगी, इस्तेमाल होने के काबिल रहेगी। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे, उसके बाद इस्तेमाल होने के काबिल नहीं रहेगी या ख़त्म हो जाएगी, इनको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा, फिर आती हैं पेरिशेबल गुड्स। अच्छा, पेरिशेबल गुड्स भी नॉन ड्यूरेबल ही होती हैं, लेकिन पेरिशेबल और नॉन ड्यूरेबल में थोड़ा सा फ़र्क है। पेरिशेबल गुड्स स्पेसिफिकली वो गुड्स होती हैं जो नेचुरल होती हैं और वक्त के साथ साथ पेरिश होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपकी ब्रेड, आपकी वेजिटेबल, आपके फ्रूट, आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो चाहे आप ना भी इस्तेमाल करो, स्टिल इन्होंने ख़राब होना शुरू हो जाना है। यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो, वो ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे तब भी ख़त्म हो जाएगी, नहीं भी इस्तेमाल करोगे तो पेरिश हो जाएगी। तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स में पेरिशेबल गुड्स भी आती हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ और गुड्स आती हैं जो नेचुरल नहीं होती। जैसे यहाँ पे टिश्यू पेपर की बात की है, टिश्यू पेपर भी नॉन ड्यूरेबल है। पेरिशेबल गुड्स में भी जितनी बातें की हैं वो भी नॉन ड्यूरेबल हैं, लेकिन इन दोनों को मैंने 2 अलग हिस्सों में इसलिए डिवाइड कर दिया है कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो है ना, वो थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। पेरिशेबल गुड्स सिर्फ नेचुरल गुड्स होती हैं जो पेरिश होना शुरू हो जाती हैं। तो ड्यूरेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर गुड्स की 3 कैटेगरीज होगी। अब चलते हैं इनकम की बुनियाद के ऊपर गुड्स को कैटेगराइज करते हैं। अगर इनकम को बेस बनाया जाए तो इनकम की बेसिस के ऊपर जो गुड्स की टाइप्स बनती हैं वो भी 3 बनती हैं। अच्छा, एक को हम कहते हैं नॉर्मल गुड, एक को कहते हैं इन्फीरियर गुड और एक को कहते हैं लग्जरी गुड। ठीक है, नॉर्मल गुड आम गुड्स होती हैं, इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो नॉर्मल से थोड़ी सी लो क्वालिटी की होती हैं, लग्जरी गुड्स वो गुड्स होती हैं जो नॉर्मल से हाई क्वालिटी की होती हैं। अच्छा, ये हमने नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स तो चैप्टर नंबर जो है वो 2 में भी पढ़ा था, तो अगेन पढ़ते हैं। इवन चैप्टर नंबर 3 में भी हमने जब इनकम इलास्टिसिटी की बात की थी तो वहाँ पे भी इन तीनों का जिक्र हुआ था, तो आपको याद होगा। इनकम की बुनियाद के ऊपर अगर देखा जाए ना, तो जो नॉर्मल गुड होती हैं, इनका इनकम और इनकी डिमांड का आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, और ये यूनिट इलास्टिक होती थी। चैप्टर नंबर 3 दोबारा आप लोग एक दफ़ा रिवाइज कीजिएगा। जब YD निकालते थे ना, तो YD आपका यूनिट इलास्टिक आता था, तो हम कहते थे ये नॉर्मल गुड है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव हो आंसर और यूनिट 1 हो तो इसका मतलब हम कहते थे ये नॉर्मल गुड है। इवन इसमें हम क्या कहते थे, एक और गुड भी बनाते थे, बेसिक नेसेसिटी।
ठीक है। वो भी लिख रहा हूँ मैं इसके साथ ही, बेसिक नेसेसिटी भी। अच्छा, बेसिक नेसेसिटी भी नॉर्मल गुड ही होती है, लग्जरी गुड भी नॉर्मल गुड ही होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि नॉर्मल गुड के केस में वाई डी क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी और पॉजिटिव होगी, यानी इनकम बढ़ी इसकी डिमांड बढ़ती है नॉर्मल गुड की, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इनकम बढ़ने से अगर गुड्स की डिमांड बढ़े और वो यूनिट इलास्टिक हो, यानी वाई डी एक आ रही हो, तो हम उसको कहते हैं नॉर्मल गुड है। अच्छा, फिर हमें पता है कि अगर इनकम के बढ़ने से किसी चीज़ की डिमांड कम हो रही है, यानी इन दोनों चीज़ों इनकम और डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशन है, तो हम कहते थे ऐसी गुड जो होती है इन्फीरियर गुड होती है। इन्फीरियर गुड लोग तभी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब उनकी इनकम कम होती है। तो जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वो इन्फीरियर गुड से मूव करके नॉर्मल गुड की तरफ चले जाते हैं। तो इनकम बढ़ने से अगर आपकी डिमांड कम हो रही है गुड की, तो आपकी गुड इन्फीरियर गुड है। अच्छा, इसकी वाई डी जो होती थी वो नेगेटिव में आ रही होती थी, 1 भी हो सकती थी, -2 भी हो सकती थी, -0.45 भी होती थी। इसको फर्दर हम कैटेगराइज नहीं करते थे, नॉर्मल गुड को हमने फर्दर कैटेगराइज किया था कि अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए, चैप्टर नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था कि अगर वाई डी का आंसर पॉजिटिव आ जाए तो फिर आप देखते हो कि इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 1 है, उसके हिसाब से आप करते हो। अच्छा, उसके बाद फिर लग्जरी गुड्स होती हैं। लग्जरी गुड्स में क्या होता है कि आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है लेकिन आप इसकी डिमांड कहीं ज़्यादा बढ़ा देते हो, यानी रिलेशन पॉजिटिव ही है इसके अंदर, जैसे नॉर्मल गुड के अंदर पॉजिटिव रिलेशन था। लेकिन वाई डी जो होती है वो आपकी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है और ग्रेटर देन 1 होती है। तो ऐसी गुड्स को हम वहाँ पे कहते थे कि ये लग्जरी गुड्स हैं, यानी किसी की इनकम थोड़ी सी बड़ी है, वो कोई लग्जरी गुड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, तो ऐसी गुड्स को हम कहते हैं लग्जरी गुड है। फिर हमने बेसिक नेसेसिटी के बारे में कहा था कि अगर आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ गई है लेकिन आप डिमांड को थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन आपकी वाई डी जो है वो लेस देन 1 है, यानी कम फर्क पड़ रहा है इसकी डिमांड के ऊपर, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज बन सकती हैं, वैसे 3 ही आपके बुक में होगी, बेसिक नेसेसिटीज़ भी नॉर्मल गुड ही होती हैं, तो चौथी में भी आपने इसको कैटेगराइज करना है तो किया जा सकता है। तो अगर हम गुड्स को इनकम की बुनियाद पर कैटेगराइज करें तो आपकी बुक के मुताबिक 3 कैटेगरीज बनती हैं, नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड और लग्जरी गुड्स। बेसिक नेसेसिटीज़ को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इन्फीरियर गुड में क्या होता है कि लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो वो इसकी डिमांड कम कर देते हैं। नॉर्मल गुड में क्या होता है कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो इसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। लग्जरी गुड में क्या होता है कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो इसकी डिमांड कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बेसिक नेसेसिटी में क्या होता है कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो इसकी डिमांड बढ़ाते तो हैं लेकिन बहुत कम मार्जिन से बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास इनकम की बेसिस के ऊपर गुड्स की टाइप्स बनी। इसको प्लीज़ चैप्टर नंबर 3 के साथ लिंक कीजिएगा, वहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी वाला पोर्शन पढ़िएगा। अच्छा, नॉर्मल गुड्स में आपके बुक्स ये सारी चीज़ें मिल आ रहा है। इन्फीरियर गुड में आपकी जो है वो सेकंड हैंड गुड्स या लो क्वालिटी की गुड्स आ जाती हैं, और सुपीरियर गुड के अंदर आपकी लग्जरी गुड्स आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्रोज़न वेजिटेबल्स लिखा हुआ है और लोग कहेंगे कि फ्रोज़न वेजिटेबल्स तो महंगी होती हैं लेकिन इसको हमने इन्फीरियर गुड में क्यों रखा हुआ है। भाई ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे नेचुरल आप वेजिटेबल्स या फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं ला सकते, वहाँ पे फ्रोज़न को प्रेफर किया जाता है, और फ्रोज़न वहाँ पे आप देखो तो लोअर क्वालिटी की समझी जाती है, ठीक है, कि भाई बाहर से इंपोर्ट की जा रही है सब्ज़ी, वहाँ पे फ्रेश बहुत महंगी होगी क्योंकि वहाँ पे कम होगी, तो वहाँ फ्रोज़न को वो आप कह लें कि लोअर क्वालिटी समझते हैं। कभी भी फ्रेश चीज़ के मुकाबले में अगर आप फ्रोज़न चीज़ लेते हो तो वो महंगी होना एक अलग बात है कि और कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये है कि वो हमेशा लोअर क्वालिटी समझी जाती है, फ्रेश चीज़ फ्रेश ही होती है। चलें आगे चलते हैं। लास्ट बेस जिसके ऊपर हम गुड्स को कैटेगराइज करेंगे वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन की बेसिस के ऊपर अगर हम गुड्स की कैटेगरीज बनाएं तो हमारे पास जो गुड्स की कैटेगरीज बनती हैं वो 5 से 6 बन रही होती हैं। आपकी बुक में वैसे 5 है, मैंने एक ऐड की हुई है। खैर आपके नॉलेज के लिए चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। कंजम्पशन की बेसिस पे गुड्स बन रही हैं, इसकी टाइप्स मेरिट गुड, डीमेरिट गुड, प्राइवेट, पब्लिक, क्लब गुड और कॉमन रिसोर्स। अच्छा, आपने अब एक चीज़ याद रखनी है, मेरिट और डीमेरिट गुड को एक साथ लिंक करके पढ़ने हैं, और ये जो बाकी 4 या 3 आपकी बुक में 3 है, मैंने यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, ये जो 4 गुड्स हैं इनको एक साथ लिंक करके पढ़ना है, ठीक है। तो कंजम्पशन की बेसिस के ऊपर गुड्स की ये टाइप्स हैं। पहले मेरिट और डीमेरिट गुड्स की बात कर लेते हैं।
मेरिट गुड्स क्या होती हैं? मेरिट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो सोशली डिज़ायरेबल होती हैं। अब माशरा इनकी ख्वाहिश कर रहा होता है, डिज़ायर रखते हैं सोशली सारे लोग कि ये उस माशरे में होनी चाहिए। मेरिट गुड मतलब अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव असरात होते हैं। एक्सटर्नलिटीज़ देखें तो वो पॉजिटिव फैलाती है माशरे के ऊपर, इसके असरात बड़े पॉजिटिव होते हैं। और ये वेलफेयर वाली चीज़ें होती हैं। 3 बातें लिखी हुई हैं, सोशली डिज़ायरेबल, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ और वेलफेयर। बेसिकली करैक्टरिस्टिक की बात करें तो ये सोशली बेनिफिशियल गुड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, पार्क, हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मेरिट गुड्स हैं। तो आसान सी बात, मेरिट गुड्स क्या हैं? जो माशरे के लिए अच्छी हैं, उसके असरात माशरे के लिए अच्छे होते हैं। सारा माशरा जो है वो ये डिसाइड कर रहा होता है कि उनके माशरे में ये चीज़ें पाई जाएँ। ठीक है, जैसे एजुकेशन के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हों, हेल्थ के लिए फैसिलिटीज़ हों, पार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें हों, तो ये चीज़ें स्पोर्ट्स के लिए जगह हो, ये सारी चीज़ें मेरिट गुड्स में आती हैं। इनके सोशल बेनिफिट्स होते हैं और गवर्नमेंट नॉर्मली इनको प्रोवाइड कर रही होती है। डीमेरिट गुड्स की तरफ आते हैं तो डीमेरिट गुड्स जो गुड्स होती हैं ये सोशली अनडिज़ायरेबल होती हैं। लोग इसकी ख्वाहिश नहीं कर रहे होते। सोशली अगर देखा जाए तो आपका माशरा ये नहीं चाह रहा होगा कि उसमें ये पाई जाए। नेगेटिव असरात छोड़ती हैं माशरे के ऊपर और हार्मफुल होती हैं। ये 3 अगर किसी चीज़ में फीचर्स हैं तो वो डीमेरिट गुड है। ठीक है, ये सोशली बेनिफिशियल नहीं होती, आपकी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसकी एग्जांपल देखें तो सिगरेट, ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह, ये वो सारी चीज़ें हैं जो डीमेरिट गुड्स की कैटेगरी में आती हैं और नॉर्मली गवर्नमेंट इनको रोक रही होती है। मेरिट गुड्स गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो प्रोवाइड करे और डीमेरिट गुड्स को वो कोशिश करती है कि कम से कम लोगों को कंज्यूम करने दे, रोक रही होती है इससे। चलें, ये मेरिट और डीमेरिट गुड्स हमने एक साथ लिंक करके पढ़ लिया। अब आगे आते हैं। आगे वाले अब जितने भी गुड्स हैं इनको हम एक साथ जो है वो पढ़ेंगे। प्राइवेट गुड्स, ठीक है। प्राइवेट गुड क्या होती है? ये जो गुड होती है ये दस्तयाब होती है हर बंदे के लिए डिफरेंट। ठीक है, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, सोफ़ा है, स्मार्टफोन है, वो हर किसी की जो पर्सनल चीज़ होती है ना वो प्राइवेट गुड होती है उसकी। इसको हासिल करने के लिए राइवलरी होती है। ठीक है, राइवल्स होते हैं लोग इसको हासिल करने के लिए, और अगर कोई इसको हासिल कर लेता है तो बाकी लोग इस रेस में से एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो अब याद रखिएगा ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मौजूद होती हैं। मेन ये 2 फीचर्स हैं, इनको आपने याद रखना है। ऐसी गुड्स जिनके लिए राइवल्स हों आपके, या आप लोग राइवल्स हों, या आप राइवलरी का कॉन्सेप्ट देख रहे हों और एक्सक्लूडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देख रहे हों, वो चीज़ें प्राइवेट गुड कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके गली मोहल्ले में एक लैपटॉप है किसी शॉप पे पड़ा हुआ। अच्छा, अब लैपटॉप के हो सकता है इस तरह के 15 पीसेस पड़े हों, लेकिन ये वाला जो एक स्पेसिफिक लैपटॉप पड़ा हुआ है ना, इसको हासिल करने के लिए जितने भी लोग लैपटॉप खरीदना चाहते हैं उनके दरमियान में एक राइवलरी है। जो बंदा जाके इसको पहले ख़रीद लेगा ये उसकी प्राइवेट गुड हो जाएगा, और जिस बंदे ने इसको ख़रीद लिया अब ये उसकी प्राइवेट गुड है, और बाकी सारे जो इसको ख़रीदना चाहते थे वो सारे इस रेस में से बाहर हो जाएंगे। अब वो इसके मालिक नहीं बन सकते, वो सारे एक्सक्लूड हो गए। तो याद रखिएगा राइवलरी का कॉन्सेप्ट और एक्सक्लूडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। चाहे इसी मॉडल के 1000 वहाँ पे लैपटॉप पड़े हैं, लेकिन हम सिर्फ इस पर्टिकुलर लैपटॉप की बात कर रहे हैं। इस लैपटॉप को हासिल करने में राइवलरी का कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है और एक्सक्लूडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है। राइवलरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई ये वाला जो एक स्पेसिफिक लैपटॉप पड़ा हुआ है उनके डिस्प्ले पे, ये लोगों के दरमियान में मुकाबला है कि कौन इसको पहले खरीदेगा। सारे एक दूसरे के राइवल हैं, जैसे क्रिकेट टीम्स एक दूसरे की राइवल होती है, मुकाबलेबाजी होती है। तो अगर ये कोई खरीद लेगा तो ये उसकी प्राइवेट गुड हो जाएगी और बाकी सारे इस दौर से बाहर हो जाएंगे, बाकी सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ये 2 कॉन्सेप्ट पाए जाएं कि वहाँ पे राइवलरी भी हो और एक्सक्लूडेबिलिटी भी हो, उसको हम कहते हैं कि वो प्राइवेट गुड है। जैसे मोबाइल, हाउस, बाइक वगैरह, ये सारी इसकी एग्जाम्पल हैं। अब आ जाते हैं पब्लिक गुड के ऊपर। पब्लिक गुड जो होती है वो हर किसी के लिए दस्तयाब होती है, मतलब ये किसी की पर्सनल चीज़ नहीं होती। इसमें राइवलरी का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता और एक्सक्लूडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे नेशनल डिफेंस है, आपके मुल्क के जो डिफेंस की फोर्सेस हैं वो सारों के लिए बराबर हैं, वो सारों को ही डिफेंस का जो है वो दे रही हैं सर्विसेज। उसके बाद आपकी जो हाईवे है, हाईवे के ऊपर कोई बंदा भी सफ़र कर सकता है, वो सबके लिए दस्तयाब है। ठीक है,
कोई राइवलरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने हाईवे के ऊपर सफ़र कर लिया तो अब वो हाईवे आपकी होगी और कोई उस पर सफ़र नहीं कर सकता और सारे एक्सक्लूड हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाईवे पे आप सफ़र कर रहे हो, कोई और भी कर रहा होगा, तो कोई राइवलरी नहीं है आपके पास। कोई एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं है कि एक बंदे ने सफ़र कर लिया तो और वो किसी की हो ही नहीं सकती हाईवे। तो ना तो इसमें राइवलरी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, ना इसमें एक्सक्लूडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। हाईवे, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारी चीज़ें, पार्क्स वगैरह जो हैं, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी पब्लिक गुड्स में आती हैं और ये पब्लिक के लिए होती हैं। बाहर आप देखोगे तो रोड के ऊपर जो लाइट्स लगी हुई हैं वो उसके नीचे कोई भी खड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि जो पहले खड़ा हो गया तो आज के बाद वो लाइट उसकी, या कोई बेंच पार्क में लगा हुआ है तो जो उसके ऊपर बैठ गया उसके बाद वो बेंच उसका प्राइवेट गुड बन गया, अब कोई और उस पर बैठ नहीं सकता। नहीं, ये पब्लिक के लिए होती है, सब लोगों के लिए दस्तयाब होती है। इसमें कोई राइवलरी का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता, कोई एक्सक्लूडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। चलें, उसके बाद गुड्स आती हैं जिनको हम कहते हैं क्लब गुड्स। क्लब गुड्स में राइवलरी का कॉन्सेप्ट तो नहीं पाया जा रहा, लेकिन किसी हद तक लोग जो है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। कंजेशन की वजह से किसी हद तक लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, जैसे गोल्फ क्लब, सिनेमा, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। जिम की बात कर लेते हैं। देखिए, जिम की अगर हम बात करें तो जिम में आप अगर चले गए हो तो ऐसा नहीं है कि आपने जाके कोई वहाँ पे वेट उठा लिया तो वो वेट आपका हो गया या जिम आपका हो गया। नहीं, आपके बाद कोई और भी जाएगा तो वो भी वहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो राइवलरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हाँ एक्सक्लूड हो जाए। जिम में रश पड़ गया, ठीक है, तो अब जो है वो वेट करना पड़ रहा है कि यार वो एक्सरसाइज करके निकलें या वो एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे तो हम वेट उठाएंगे। तो एक्सक्लूड किसी हद तक हो सकते हो, लेकिन राइवलरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिनेमा की बात कर लेते हैं। सिनेमा के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने मूवी देख के वहाँ पे जाके देखी किसी एक सीट के ऊपर बैठ के तो वो सीट आपकी होगी, या वो आज के अलावा आज के बाद कोई और मूवी देख ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, कोई राइवलरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मूवी देख के आए हो, बाद में कोई और भी देख सकता है, तो यहाँ पे राइवलरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्सक्लूडेबिलिटी हो सकती है, अगर वो जो सिनेमा है उसके अंदर सीट्स फुल हो गई हैं तो उसका मतलब है वेट करना पड़ेगा। आप एक्सक्लूड हो गए हो थोड़ी देर के लिए, जैसे ही दोबारा सीट्स खाली होंगे अगले शो में आप जाके बैठ के देख सकते हो। तो इसमें राइवलरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन किसी हद तक एक्सक्लूडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसी गुड्स को हम कहते हैं कि क्लब गुड्स हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कॉमन रिसोर्स। कॉमन रिसोर्स आपकी बुक में नहीं है, बस ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया। कॉमन रिसोर्स ऐसी गुड्स को कहते हैं जहाँ पे राइवलरी तो होती है लेकिन एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं होती। एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर फिशिंग वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, ये एक जो है वो लेक है जिसके अंदर जो है वो मछलियाँ वगैरह हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राइवलरी है, जो बंदा जाके पहले मछलियाँ पकड़ेगा वो पकड़ सकता है, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं है कि आपने मछलियाँ पकड़ ली, वहाँ पे आज के बाद वहाँ पे कोई और मछली पकड़ ही नहीं सकता, बाद में कोई और भी जाके पकड़ सकता है। लेकिन अगर आपने पहले जाके मछलियाँ पकड़ ली तो इसका मतलब है कि अब फिलहाल के लिए वहाँ पे मछलियाँ ख़त्म हो गई होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। या कहीं पर अगर फ्रेश वाटर आ रहा है, आपने जाके पहले पी लिया और वो पानी ख़त्म हो गया, तो वो जो आपने पानी पी लिया वो आपका हो गया, ठीक है, राइवलरी है। या जैसे मछलियाँ अगर आपने पकड़ी तो जो मछलियाँ आपने पकड़ ली वो आपकी होगी, वो राइवलरी थी, कोई और भी पकड़ सकता था, तो जिसने पहले पकड़ ली वो मछलियाँ उसकी होगी। लेकिन एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने यहाँ से पानी पिया अब आप ना पानी पियो, ठीक है, या यहाँ से मैंने मछलियाँ पकड़ी है तो अब आप पकड़ ही नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कॉमन रिसोर्स, ठीक है। अगेन मैं बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी लेक में मछलियाँ हैं तो राइवलरी है कि ये वाली मछली कौन पहले पकड़ेगा। आपने जाके पहले पकड़ ली तो वो मछली आपकी होगी, राइवलरी है, लेकिन एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं है। अब आप किसी को रोक नहीं सकते कि वो भी यहाँ पे मछलियाँ ना पकड़े, कोई और भी पकड़ सकता है। तो ऐसी गुड्स को हम कहते हैं कॉमन रिसोर्स। सो मैंने ये आपके सामने एक समरी से बनाई है, इसको देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, यहाँ पे राइवलरी और नॉन राइवलरी रखा है। जो प्राइवेट गुड्स होती हैं वो एक्सक्लूडेबल भी होती हैं और उसमें राइवलरी भी होती है। जो क्लब गुड्स होती हैं, ठीक है, क्लब गुड्स, इसमें एक्सक्लूडेबिलिटी तो होती है लेकिन ये नॉन राइवलरी वाली होती है। जो कॉमन रिसोर्स होती हैं ये नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं लेकिन इसमें राइवलरी होती है। और जो पब्लिक गुड्स होती हैं ये नॉन एक्सक्लूडेबल भी होती हैं और नॉन राइवल भी होती हैं। चलें, इसके ऊपर अब आप लोग खुद काम कीजिएगा। चलें, लास्ट कोई 5-7 मिनट की कोशिश करते हैं डिस्कशन करने की, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास एंड करेंगे। लास्ट कोई 4-5 मिनट की हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, बाकी इसको हम कल करेंगे। ये नया टॉपिक है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका मैं दूंगा आपको। इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 1 जब स्टार्ट किया था ना, तो हमने 3 इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को ज़रा देखते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, मतलब सोसाइटी की नीड क्या है।
क्वेश्चन यही था, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि क्या चीज़ बनानी चाहिए, सोसाइटी की नीड क्या है, तो क्या सोसाइटी को चाहिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन था। इसका आंसर मिल गया। तो अगला क्वेश्चन था हाउ टू प्रोड्यूस, जो आप बनाना चाह रहे हो वो प्रोड्यूस कैसे करना है, मतलब अपने फैक्टर प्रोडक्शन या स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे कंबाइन करना है कि आप वो चीज़ बना सको। और थर्ड क्वेश्चन था कि अगर आपको ये पहले दो आंसर मिल गए तो तीसरा क्वेश्चन था कि किसके लिए बना रहे हो। ठीक है, पहला क्या था, बनाना क्या है, इसका आंसर मिल गया तो सोचो कि कैसे बनाना है, और इसका आंसर मिल गया तो सोचो किसके लिए बनाना है, खरीदेगा कौन सा, आपका पोटेंशियल बायर कौन है। ये तीन बेसिक आपके क्वेश्चन है। कोई भी सिस्टम जो इन तीनों का आंसर आपको देता हो उस सिस्टम को हम कहते हैं कि वो इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम विच गिव्स यू गिव द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस। चलें, अब एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर है उसमें डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। तो इसको देखते हैं ज़रा, इकोनॉमिक सिस्टम्स कितनी टाइप के होते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो तीन मेजर टाइप्स हैं इकोनॉमिक सिस्टम की। एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें सारी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो फ्री मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दी जाती है। ठीक है, यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इनको फ्री हैंड दे दिया जाता है कि भाई आप डिसाइड करो क्या चीज़ बननी है, कैसे बननी है और इसको कौन ख़रीदेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, ऐसी कोई इकोनॉमी जिसमें सारा कंट्रोल बायर और सेलर को दे दिया जाए, डिमांड और सप्लाई को दे दिया जाए कि भाई आप सोचो क्या चीज़ बिकनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं बिकनी चाहिए। तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को हम कहते हैं कैपिटलिज्म। ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो गवर्नमेंट कर रही हो, यानी सेंट्रल प्लानिंग बॉडी कर रही हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सोशलिज्म। और ऐसा सिस्टम जहाँ पे कुछ डिसीजन जो हैं वो गवर्नमेंट ले रही है, कुछ डिसीजन जो हैं वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ दी गई हैं, उसको हम कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, सो चलें इसको सम अप करते हैं। कल वन बाय वन इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अगेन बता रहा हूँ, ऐसा सिस्टम जहाँ पे सारा कुछ बायर और सेलर के ऊपर छोड़ दिया गया है, यानी फुल आज़ादी है और वहाँ पे सारी डिसीजंस ली जा रही हैं मार्केट फोर्सेस की तरफ से, डिमांड और सप्लाई की तरफ से, तो उसको कैपिटलिज्म कहते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये सिस्टम पाया जाता है किसी हद तक, इसमें कनाडा आ जाता है, चिली आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, जापान आ जाता है और साउथ कोरिया आ जाता है। यहाँ पे फुल आज़ादी है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। यहाँ पे अगर लोगों को लगता है कि यार ये जो है वो ड्रग जो है वो बिकनी चाहिए, बायर को लगता है बिकनी चाहिए और सेलर को लग रहा है कि बिकेगी, तो वो बेचना शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ पे फुल आज़ादी होती है। सोशलिज्म ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे सारी डिसीजंस है वो गवर्नमेंट ले रही होती है। नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और फिनलैंड, यहाँ पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। आपको पता भी होगा कि यहाँ पे तो आप अपनी मर्ज़ी से प्रोफेशन भी चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको सोशलिज्म कहते हैं। मिक्स इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे दोनों ही काम कर रहे होते हैं, मतलब गवर्नमेंट भी कुछ डिसीजंस ले रही होती है और फ्री फोर्सेस भी डिसीजंस ले रही होती हैं। इसकी एग्जांपल है स्वीडन, फ्रांस, यूके, यूएसए, चाइना और नीदरलैंड वगैरह। अब ये एक आधी दफ़ा आई कि आपने ये नाम भी पूछे हुए हैं कंट्रीज़ के, तो अब याद रखिएगा ये वाले नाम आपने याद कर लेने कैपिटलिज्म वाले, और ये वाले नाम याद कर लेने सोशलिज्म वाले। बाकी जितने भी नाम हैं दुनिया में, जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, वहाँ पे मिक्स इकोनॉमी चल रही है। चलिए इंशाल्लाह कल इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।